गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमने कल आपको समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली के अंतर के बारे में पढ़ाया था। जैसा कि आपको बताया गया था, संसदीय सरकार को सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर है वो देती है। अतः सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधता वाले देशों में समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली है वो सही नहीं है। इसलिए समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली है प्रत्येक समुदाय को अपनी राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने के लिए प्रेरित करेगी, जो देश के हित के लिए सही नहीं होगा। ये बात हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में थी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीद को, संविधान निर्माताओं ने जो उम्मीद रखी थी वो संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली है वो आम मतदाता के लिए सरल है, उसको समझना सरल है और इससे वो अच्छी तरह परिचित भी है। वो सरल है और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इससे केंद्र और राज्य में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इससे जो केंद्र और राज्यों में जो बड़े बड़े दल हैं, जो प्रमुख दल हैं, उनको बहुमत मिलने में आसानी होती है। जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, जिसे सबसे आगे, जो सबसे आगे उसे ही जीत, या जो सबसे आगे वही जीता हुआ तो प्रणाली है, ये आम जनता की समझ में आती है। इससे वो अच्छी तरह परिचित है। इससे केंद्र और राज्यों में जो बड़े बड़े दल हैं उनको सरकार बनाने में मदद मिलती है। इस प्रणाली से उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जातीय समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। तो यह प्रणाली उन दलों के लिए हतोत्साहित करने वाली है जो किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग को अपना वोट बैंक मानते हैं और उस वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतने की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये हतोत्साहित करने वाली चीज है। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था में उभरती है, जहाँ पर दो दल है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन जहाँ पर सामान्यतः यह जो प्रणाली है सर्वाधिक मतों से जीत प्रणाली है वो द्विदलीय व्यवस्था में उभरती है, संसदीय व्यवस्था में, जहाँ पर दो दल होते हैं। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो ही दल, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच आज चुनाव के रिजल्ट है वो आ रही हैं, जिसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला चल रहा है। आज तारीख 5 को जो बाइडेन वो कुछ मतों से डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही हैं, जो जिसके बारे में आप टीवी में भी देख रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट रहेगा, अंतिम परिणाम क्या रहेगा, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी होते हैं। सत्ता के लिए, जैसा इंग्लैंड में भी यही स्थिति है, सत्ता के लिए दो प्रमुख पार्टियां और यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती रहती है। नए दल या जो किसी तीसरी पार्टी उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई आती है। तो अमेरिका में भी दो दल हैं। अमेरिका की आज़ादी से लेकर आज तक वहाँ पर दो दल ही प्रभावी रहे, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, दो दल का ही वर्चस्व रहा है। इस संदर्भ में भारत की इस प्रणाली के अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद हमने सर्वाधिक मत प्रणाली से जीत प्रणाली को अपनाया, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर हमारे सामने आया। स्वतंत्रता से लगभग हमने 1977 तक देखा, जब भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली संसदीय व्यवस्था को चुना, जिसमें सभी दलों को, सभी लोगों को अपनी पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने की आज़ादी थी।
लेकिन बावजूद इसके 1950 से लगभग 1977 तक देश में केंद्र में लगभग कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, एक पार्टी का वर्चस्व रहा। इसके साथ छोटी छोटी पार्टियां भी थी उस समय, लेकिन वो ज़्यादा अस्तित्व में नहीं थी। 1989 के बाद हमारे देश में, भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा, बहुदलीय सरकारों का स्थिति आई। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय व्यवस्था को देखा, जिसके तहत द्विदलीय व्यवस्था थी वो या एक दलीय व्यवस्था थी, उसका वर्चस्व टूट गया। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर कर सामने आ गई। राज्यों में द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था उभर कर आ गई और केंद्र में बहुदलीय व्यवस्था है वो उभर कर आ गई। तो हमारे देश में हम कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था नहीं है। दो गठबंधन है, वर्तमान में भी दो गठबंधन है। एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, और दूसरा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। तो एनडीए का नेतृत्व बीजेपी और यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसका नेतृत्व है वो कांग्रेस कर रही है, जिसमें कई दल या छोटे छोटे दल शामिल हैं। इसके अलावा कुछ दल अन्य भी हैं जो न तो एनडीए का हिस्से हैं न ही यूपीए का हिस्सा है। लेकिन भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है कि गठबंधन सरकार के आने के बावजूद, छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। यहाँ पर आपको पता है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसके तहत बहुत से दल हैं, बहुत से गुट हैं, बहुत से समूह हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था है वो, अनेक राज्यों में तो द्विदलीय व्यवस्था है। जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला, गुजरात कांग्रेस और बीजेपी, कर्नाटक मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस है। जनता दल यूनाइटेड भी है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, जहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, जहाँ तेलुगु देशम और एक नई पार्टी है जगनमोहन रेड्डी की, ठीक है। इसी प्रकार तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस, या जो वहाँ पर मुख्यमंत्री है उनकी जो पार्टी है वो कांग्रेस है, और तेलुगु देशम उसके बीच मुकाबला। उड़ीसा में बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच। तो हमारे देश में मुख्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था उभर कर सामने है। पंजाब में अकालियों और कांग्रेस के बीच मुकाबला, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहता है, उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश बीजेपी कांग्रेस, बिहार में चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, उत्तर प्रदेश में भी चतुष्कोणीय मुकाबला है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस भी है। तो हमारे यहाँ पर कई राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था है, कई राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था है। तो इससे क्या होता है, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में जो छोटे छोटे दल होते हैं, उनको भी सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के बावजूद भी छोटे छोटे दलों को प्रतियोगिता के द्वारा चुनाव में प्रवेश करने और जीतने का मौका मिलता है। तो जैसा हमने पढ़ा है निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण, जैसा आपको पता है कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, जैसा आपको मैंने बताया कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है तो उसे चुना जाता है। इसमें छोटे छोटे सामाजिक समूह का अहित हो जाता है। यही भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। हमारे यहाँ पर जातिगत भेदभाव का इतिहास रहा है। सदियों से दलित, शोषित, पीड़ित, इनके साथ भेदभाव होता रहा है। जाति के आधार पर अस्पृश्यता का भाव है वो कुछ स्थानों पर आज भी विद्यमान है। तो बेशक हमारे यहाँ पर सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे चुना जाता है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ी हुई जातियाँ, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो गरीब है, उनकी सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित कैसे किया जाए। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग, जो ताकतवर, जो बलशाली, जो समाज का अभिजात वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो श्रेष्ठ वर्ग है, वो और अन्य जातियाँ मिलकर हर जगह जीत जाएगी और दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित सामाजिक समूह को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कठिनाई से वाकिफ थे
और उन्होंने ऐसे ही दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की और इसके लिए हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही थी। आपको पता है अंग्रेजों ने देश में फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को अनेक गुटों में विभाजित कर दिया था और दलितों को हिंदुओं से पृथक आरक्षण की या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार भी कर लिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था, जिसमें दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, शोषित को हिंदुओं के बीच ही आरक्षण का प्रावधान किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व भी यह विषय बहस का विषय रहा था। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश को बांटने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, यानी यदि व्यक्ति दलित है तो केवल दलित ही व्यक्ति वोट डालेगा, जनरल या ओबीसी उसे वोट नहीं दे सकता। संविधान सभा ने अनेक सदस्य इस बात की शंका थी, क्योंकि अगर उनका मानना था कि यदि यह व्यवस्था रहेगी तो हमारे उद्देश्य है वो हम एक अपने आप को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कह सकते, हमारे उद्देश्य को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत आरक्षण दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो दे सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होगा वो उस क्षेत्र में, यदि उस क्षेत्र में आरक्षण के अंतर्गत आता है तो वो उस क्षेत्र में केवल SC, ST या OBC का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। SC, ST का व्यक्ति है वो, उसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी उस निर्वाचन क्षेत्र से SC, ST का व्यक्ति ही प्रत्याशी बन सकता है, उम्मीदवार बन सकता है और जीतेगा। लेकिन जबकि वोट डालने का अधिकार वो सभी को होगा, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे समूह हैं जो देश में फैले हुए हैं, किसी भी एक निर्वाचन में उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वे अपने प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश में नजर डालें तो वे अच्छी खासी समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिले, उनका हिस्सा की उनमें सत्ता की भागीदारी बराबर हो, उनको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान के द्वारा अनुसूचित जाति जिसे हम SC कहते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसे हम ST कहते हैं, SC का पूरा नाम शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति का अर्थ होता है शेड्यूल ट्राइब, के लिए लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो लोकसभा की कुछ सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसमें एक भाग है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए थी, परंतु अनेक संवैधानिक संशोधन के बढ़ाकर इसे 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे चाहे तो आगे बढ़ा सकती है। इन दोनों समूहों को आरक्षित सीटों का यही अनुपात है। आपको जैसा पता है भारत में लोकसभा में जो 543 सीटें हैं, 543 जगहों से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, तो भारत की जनसंख्या में उसका अनुपात है। लोकसभा की 543 सीटें, उसमें 84 सीटें SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित की गई है। तो हमारे देश में लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उनमें 84 सीटें वो अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। उनको आरक्षण का प्रावधान कर दिए गए और आरक्षण है वो प्रारंभ में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो 10 वर्ष के लिए की गई थी, जिसे बाद में संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आरक्षण की अवधि समाप्त होने पर संसद चाहे तो कानून बनाकर इसे और अधिक आगे बढ़ा सकती है। दोनों समूहों को आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में। लोकसभा की 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए और जो 47 सीटें वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। तो हमारे देश में ऐसे समूह जो पूरे देश में तो फैले, लेकिन वो अपने एक क्षेत्र विशेष में अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, इसलिए हमारे देश में
पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को न करके देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के भाईचारे के लिए खतरा मानते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। और उसके लिए हमारे देश में 543 लोकसभा की सीटों को बांटा गया है, जिसमें 84 स्थान है वो अनुसूचित जाति के लिए और 47 स्थान है, यानी 84 लोकसभा की सीटों पर केवल और केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और 47 जो एसटी की सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब की सीटें, उनमें केवल और केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, जिसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल चुनाव में केवल उसी समुदाय के व्यक्ति वोट डालेंगे जिस समुदाय का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ रहा है। यह व्यवस्था हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा थी, अतः हमारे यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण की सीटें दे दी गई है, जिसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान है वो रिजर्व या आरक्षित रखे गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।